A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of chapter 6, that is physical and chemical changes. तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं और कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस का हमें पता होता है और कुछ का नहीं होता है। ओके, जैसे फिजिकल चेंज की मैं बात करूं तो आप देखते हैं, आप छोटे से बड़े होते आए हो। आपकी हाइट कैसे छोटी हुआ करती थी जब आप सेकंड क्लास में थे, थर्ड पे आए, फिर फोर्थ पे आए, फिर थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़नी चालू हुई। तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है। ठीक है। शेप, साइज, कलर वगैरह में जो चेंज आप अपने अगल बगल आजू बाजू चीज़ों में देखते हो, तो वो कहलाता है फिजिकल चेंज। ठीक है। शेप में चेंज, साइज में चेंज, कलर में चेंज, तो ये कहलाता है फिजिकल चेंज। ठीक है। फिर कुछ केमिकल चेंजेस भी आप देखते हो, जैसे दूध से दही बन जाना। ओके, दही का बन जाना। ओके, ये एक केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों है। ओके। और भी आप देखते हो, जैसे घर पर आप शरबत बनाते हो तो शक्कर, पानी और नींबू को मिलाते हो। ओके, तो एक तरह का ये लेमोनेड बन जाता है। तो ये लेमोनेड भी एक चेंज है, क्योंकि पहले पानी का टेस्ट कुछ और हुआ करता था, शक्कर का टेस्ट कुछ और हुआ करता था, नींबू का टेस्ट कुछ और हुआ करता था। तीनों आपस में मिले तो एक नया टेस्ट बन गया। ओके, तो ये कहलाता है क्या? केमिकल चेंज। ओके, एक रबर बैंड को आपने खींचा, छोड़ दिया, तो रबर बैंड खिंच गया, फिर अब वापस नॉर्मल हो गया, तो ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ओके, तो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस को आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, देखते आए हो और देखते रहोगे। ओके, अब चलिए फिजिकल चेंजेस की प्रॉपरली बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पेपर था, ये फुल्ली एक स्क्वायर पेपर था। ठीक है। इसको हमने चार पार्ट में काट लिया, चार इक्वल पार्ट्स में काट लिया, फिर एक पार्ट को लेकर के फिर चार पार्ट में काट लिया। तो ये जो पेपर को हमने काटा है, ये एक फिजिकल चेंज हुआ। पहले ओरिजिनली इसका साइज़ जो था वो पूरा जुड़ा हुआ था। ओके, इसका जो शेप था पूरा जॉइंट था, लेकिन अब ये 7 पीसेस में कट चुका है। ओके, पहले हमने चार इक्वल पार्ट्स में इसको काटा, फिर चार में से एक पार्ट को लिया और उसको भी चार इक्वल पार्ट्स में काट दिया। तो ये क्या है? एक तरह का फिजिकल चेंज है। ओके, केमिकल चेंज क्यों नहीं है? फिजिकल चेंज बस क्यों है ये सिर्फ फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि पेपर तो पेपर ही है, पेपर में कोई चेंज नहीं आया है, बट पेपर के शेप साइज में चेंज आया है। ओके, तो ये इसीलिए क्या है? सिर्फ फिजिकल चेंज है। अगर पेपर के कंपोजिशन में चेंज आता, आप इसको पानी के साथ मिक्स कर देते या कुछ और कलर ऐड कर देते, तो मैं मानता कि ये केमिकल चेंज भी है। बट अभी सिर्फ ये क्या है? फिजिकल चेंज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called physical properties. तो physical properties क्या कहलाती? किसी भी substance की, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है। ओके, और उसका स्टेट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको फिजिकल चेंज का सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। फ्रिज से आप, रेफ्रिजरेटर से आप बर्फ़ निकालते हो। ओके, बर्फ़ को रख देते हो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, कमरे में रख देते हो, थोड़ी देर बाद वो पानी बन जाती है। तो बर्फ़ पहले क्या थी? सॉलिड थी, बाद में वो क्या बन गई? लिक्विड बन गई। तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज हुआ। ओके, पानी को आप उबालते हो घर पर, वो भाप बन के उड़ जाता है, ये भी एक तरह का क्या है? फिजिकल चेंज है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जब किसी भी सब्सटेंस के शेप, साइज, कलर और स्टेट में चेंज हो, तो वो कहलाता है फिजिकल चेंजेस। ओके, तो स्टेट का मतलब यहाँ पर है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। क्योंकि अपने आसपास अगर आप नज़र डालेंगे तो सिर्फ यही तीन चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। सॉलिड, सॉलिड मतलब आप लकड़ी हो गई आपके घर में, आपके जो
फर्नीचर वगैरह है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, फैन वगैरह हो गया, टेबल हो गई, वॉल हो गई, आपके कमरे की दीवारें हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, सॉलिड है। ओके। लिक्विड क्या है, पानी आप जो पी रहे हो वो लिक्विड है। ओके। जो भी आप तेल वगैरह घी वगैरह यूज़ कर रहे हो खाने में वो लिक्विड है। ओके। और गैसियस चीज़ें भी हमारे आसपास होती है, जैसे आपने परफ्यूम लगाया, आपने खाना बनाने के लिए कुकिंग गैस ऑन किया। ओके। तो ये सारी क्या है, गैसियस प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज ले आए वो कहलाता है फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है, जनरली रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब अगर किसी चीज़ का कलर बदल गया है या बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघल कर पानी बन गई है, तो वापस से उस पानी को जमा करके बर्फ़ बनाया जा सकता है। ओके। जहाँ पर लिखा है फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, नॉट ऑलवेज, जनरली रिवर्सिबल। ओके। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में किसी तरह का नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस बनता है। ओके। केमिकल चेंज की बात करते हैं। अ चेंज इन विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने लोहे को जंग खाते हुए देखा है, लोहे को रेड होते हुए देखा है या जंग खाते हुए देखा है। ये जो लोहे का जंग खाना है ये एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब बहुत दिन तक लोहा, आयरन जो है लोहा, वो बाहर धूप में, ओके, या फिर उसके साथ पड़ा हुआ है, क्या नाम है, वाटर के कांटेक्ट में। ओके। तो वाटर और एयर के कांटेक्ट में जब तक आयरन बाहर पड़ा रहेगा तब तक उसके ऊपर एक ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन लेयर जम जाएगी जिसको हम बोलते हैं रस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द पेपर फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आप एक आयरन का पीस जो है वो थोड़ी देर के लिए रख दो खुला, मतलब कुछ महीनों के लिए रख दो, तो उस पर आप देखेंगे कि रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस जमा हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं रस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्म लैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted. Okay. At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan often gets rusted if left in that state for some time. एक किचन में भी आप देखेंगे कि अगर जो रोटी बनाने वाला लोहे का तवा है, अगर आप उसको गीला, अगर आप धुल करके आपने रख दिया है तो आप उस पर अगली सुबह रस्टिंग देख सकते हैं। ओके। रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जमा हो जाएगा। ओके। तो ये जो रस्टिंग है ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। ओके। ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का एक धागा है उसको जलाया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। ओके। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद क्या मिल जाता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम बर्न या कोई भी चीज़ तभी जलती है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे। तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप इकट्ठा करके पानी के साथ मिक्स करोगे तो वो बना लेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके। देखिए तो जो आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया है उसकी इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इक्वेशन का मतलब हम ऐसे सब्सटेंस को लिखते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। जो चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं उनका हम नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो लोगों के बीच में रेसलिंग हो रही है, ओके, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो आप उन दोनों का नाम लिखोगे। ठीक है, ये दोनों लड़ रहे हैं।
ओके, फिर जो जीतेगा उसका नाम लिखोगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनका नाम लिखा जाता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसका भी नाम लिखा जाता है राइट साइड में। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं या जो सब्सटेंस आपस में आकर के मिक्स होते हैं तो उनका नाम लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसका नाम लिखा जाता है राइट साइड में। ओके, एरो ये बताती है कि पुराने सब्सटेंस को मिला करके नया सब्सटेंस बना है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की तरह नहीं होता, ये एक नया सब्सटेंस है। ओके, तो अब जो नया सब्सटेंस बना है उसको हमें पानी में डालना है, यानी MgO को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमको फिर से रिएक्ट करवाना है H2O से, यानी वाटर से। ओके, द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो भी इक्वेशंस आपको दिख रही हैं ये मैथमेटिकल इक्वेशन से थोड़े से अलग हैं। इन इक्वेशंस में जो एरो है वो क्या बताता है कि बिकम्स बिकम्स बताता है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बन गए, तो जो बन गए हैं वो बताता है क्या, एरो। ओके, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। कोई भी अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। ओके, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या ये इस मिक्सचर ने, अब देखिए इस मिक्सचर को टेस्ट करना है, टेस्ट करना मतलब चेक करना है कि ये जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है या आगे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो क्या ये मिक्सचर एसिडिक है या बेसिक है, ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है लिटमस पेपर को लेकर के हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसमें डुबा कर देखें। अगर लिटमस पेपर के कलर में चेंज आता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, तो एसिडिक सब्सटेंस जो होगा, अगर ये एसिडिक होगा तो जो ब्लू लिटमस है उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। जैसे ही आप ब्लू लिटमस का पेपर जो है इस पर डुबाओगे तो कौन से कलर का हो जाएगा वो पेपर, रेड कलर का हो जाएगा। बट अगर ये बेसिक हुआ तो ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप रेड लिटमस डालते हो तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पता लगाते हैं ये एसिडिक है या बेसिक है। On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution, acidic और basic? On dissolving the ash in water, जैसे ही आपने मैग्नीशियम के धागे को जलाया तो जो ऐश बच जाती है, जो ब्लैक कलर का पाउडर बच जाता है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाता है वो। द चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो चेंज है वो इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखी जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgO प्लस H2O गिव्स MgOH का होल ट्वाइस। ओके, ये पूरी रिएक्शन है। एरो तो क्या बताती है कि ये बन गया। ओके, बिकम्स, जैसे मैग्नीशियम और वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर क्या बन गए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जैसे आप आयरन और ऑक्सीजन और वाटर को रिएक्ट कराते हो तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, कैसे पता चला, जैसे ही हमने रेड लिटमस को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लू। ओके, तो जैसे ही रेड लिटमस का कलर ब्लू हुआ तो उससे हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, एक बेस है। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया सब्सटेंस बना है जो मैग्नीशियम को जलाने से मिला है। जो मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो पाउडर मिला था उसको जब हमने पानी के साथ मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ओके, मतलब जब कॉपर के पाउडर को, कॉपर सल्फेट को जब आप पानी में मिक्स कर देते हो तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का दिखता है। जैसे ही आपने इसमें लोहे की एक ब्लेड डाली, क्या डाली, ब्लेड, तो जैसे ही आपने एक लोहे की ब्लेड डाली, इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू से ग्रीन। ओके, क्योंकि आयरन ने कॉपर को उसके सल्फेट से अलग कर दिया। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसने कॉपर को हटा दिया, तो ये बन गया आयरन सल्फेट। और कॉपर जो है वो अलग से हमको इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ओके, तो आयरन ने ज़्यादा रिएक्टिव होने का फ़ायदा उठाया। ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब आयरन ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से। ओके, तो आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया, कॉपर को भगा दिया। ओके, अब यहाँ पर बचा क्या, आयरन सल्फेट। ओके, ये ग्रीनिश कलर का है। चलिए यहाँ पर वो रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करता है क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो चेंज हो गया किसमें, ग्रीन में। ओके, तो ये थी रिएक्शन। The changes that you notice are due to reaction between copper sulfate and iron। ये जो चेंज आप देख रहे हैं ब्लू से ग्रीन, ये चेंज कॉपर सल्फेट और आयरन के आपस में रिएक्ट करने के कारण आए हैं। ओके, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज आएगा, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो विनेगर और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का जो रिएक्शन है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपने मिक्स किया है विनेगर और बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को बोलते हैं हम कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब आप विनेगर और बेकिंग सोडा को रिएक्ट कराते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप के थ्रू, ये जो पाइप आपको दिख रहा है, इस पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाएगी तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है चूने का पानी, तो चूने का पानी सफ़ेद कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही चूने का पानी सफ़ेद कलर का हो, आप समझ जाइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने लगी है, निकलने लगी है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, चूने के पानी को वाइट कलर का कर देती है। ओके, तो यहाँ पर पूरी रिएक्शन दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का सब्सटेंस है। ओके, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के ऊपर रिलीज कर दिया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो लाइम वाटर कौन से कलर का हो जाता है, वाइट कलर का। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ओके, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बने, नई चीज़ें बने, तो वो कहलाती है केमिकल चेंज। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपने रिएक्ट करवाया था तो नया सब्सटेंस बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ये क्या है, एक जो पूरा रिएक्शन है, ये पूरा रिएक्शन क्या दिखा रहा है कि केमिकल चेंज हुआ है। पहले मैग्नीशियम अलग था,
ऑक्सीजन अलग था। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लिया है इन्होंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ओके, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल सब्सटेंस जो है, केमिकल चेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। जितने भी नए सब्सटेंस हैं वो केमिकल चेंज के रिजल्ट के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे खाने का जो डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, फलों का पकना होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज की बस एक प्रॉपर्टी है कि कोई नया सब्सटेंस बनना चाहिए दो चीज़ों से मिला करके। ओके, अब मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक जो दवाई होती है, जो भी हम, बुखार होता है, पेट दर्द होता है, तो जो हम दवाई खाते हैं वो केमिकल रिएक्शन से ही बनाई जाती हैं। यूज़फुल न्यू मटेरियल जैसे प्लास्टिक और डिटर्जेंट, ये भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाए जाते हैं। हमारे लिए जो प्लास्टिक और डिटर्जेंट जैसे जो मटेरियल बनाए जाते हैं ये भी केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं। ओके, we have seen that one or more new substance is produced in a chemical change। एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस केमिकल चेंज में बना है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में accompany a chemical change। नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो नए प्रोडक्ट्स का बनना होता है वो केमिकल चेंज दर्शाता है। कैसे, हीट, लाइट या दूसरा रेडिएशन जो है, हीट, लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, ये भी केमिकल चेंज का एक आउटपुट है। ओके, जब भी किसी रिएक्शन में हीट निकले, लाइट निकले, तो ये भी एक तरह की क्या है, केमिकल चेंज है। जैसे हम पटाखे जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड और हीट और लाइट निकलती है। ओके, तो ये क्या होता है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज होता है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड। ओके, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। स्मेल में भी चेंज हो जाता है। ओके, अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर में भी चेंज हो सकता है। अ गैस में भी फॉर्म्ड, कोई गैस भी बन सकती है। ओके, यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। मैग्नीशियम रिबन का जो जलना है, जो हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, वो एक केमिकल चेंज है। कोयला जलता है, लकड़ियाँ जलती हैं, पत्तियाँ जलती हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। ओके, इनका कलर चेंज हो जाता है। ये फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है बेसिकली। ओके, इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। कोई भी चीज़ अगर जलती है तो वहाँ पर वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। बर्निंग जो है वो हीट के प्रोडक्शन से के साथ जुड़ी हुई होती है। जहाँ पर भी बर्निंग होगी वहाँ पर हीट प्रोड्यूस ज़रूर होगी। ओके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पटाखों का फूटना भी क्या कहलाता है, एक केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो पटाखे वगैरह फूटते हैं, अभी जैसे दिवाली आएगी तो जो भी पटाखे वगैरह फूटेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट, लाइट, साउंड और बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, इसीलिए हमें बोला जाता है कि पटाखों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, जब भी खाना ख़राब हो जाता है, जब खाने को आप बहुत देर तक, एक दो दिन आप अगर पड़े रहने दो तो उससे स्मेल आने लगती है। ओके, वो स्मेल ये बताती है कि खाने में कोई केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, जो बैक्टीरिया या दूसरे फंगस वगैरह हैं वो उस पर लग रहे हैं। ओके, तो ये क्या थे, सारे के सारे हमने जो भी पढ़े अभी वो थे केमिकल चेंजेस। ओके, और फिजिकल चेंजेस हमने पहले पढ़े। अब प्रोटेक्टिव शील्ड, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की बात हो रही है यहाँ पर, ओजोन लेयर की। ओके, ओजोन लेयर कैसे बनती है, देखिए, जो ऑक्सीजन हमारी अर्थ में प्रेजेंट होती है, ओके, वो दो फॉर्म में होती है। एक O2 के फॉर्म में होती है और एक O के फॉर्म में। मतलब दो ऑक्सीजन आपस में भी जुड़े होते हैं तो वो होती है ऑक्सीजन गैस। और एक O, सिर्फ अकेला अगर O हो तो वो होता है नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो O2 में दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, O में ऑक्सीजन अकेला रहता है। ओके, तो जब एक अकेला ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन गैस के साथ, यानी O जब रिएक्ट करता है O2 के साथ, O जब जुड़ता है O2 के साथ तो वो बना लेता है ओजोन।
ओके, ओजोन एक बहुत ही जहरीली गैस होती है, लेकिन ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है एक लेयर बनाकर। हमारी अर्थ में जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पर एक लेयर है, ओके, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, जो सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को रोक लेती है। क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज इतनी खतरनाक होती है कि हमारी बॉडी में स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। ओके, तो इस अल्ट्रावायलेट रेस को ये रोक लेती है। ओके, तो चलिए ओजोन के बारे में पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ से आती है? सूरज से। ओके, सन की जो रोशनी आती है उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन जो है वो ओजोन से अलग होता है। ओके, कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? बिल्कुल। ओजोन जो टूट करके ऑक्सीजन और एक O2 और एक O में डिवाइड हो गया, तो ये भी एक तरह का क्या है? केमिकल चेंज है। इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाई ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो ये अर्थ की सरफेस में पहुंच जाएंगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन एक नेचुरल शील्ड की तरह एक्ट करता है इस रेडिएशन पे। ओके, अब रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं। आयरन, लोहे का जंग खाना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये एक चेंज है जो आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, आयरन जो है वो ब्रिजेस बनाने का काम करता है। ओके, शिप्स बनाने का काम करता है, कार्स बनाने का काम करता है, ट्रक की बॉडी बनाने का काम करता है और दूसरे आर्टिकल्स बनाने का काम करता है। कौन? आयरन। ओके, लोहे से बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो इन इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आयरन, आयरन में जब हम आयरन को जब खुले में रख देते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर उस पर पड़ते हैं, पानी गिरेगा, हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है, जब ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, क्या क्या? आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, तो ये बना लेती हैं आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3। ओके, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ओके, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए जो ऑक्सीजन है और वाटर है, ठीक है, दोनों ज़रूरी है। ओके, जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों साथ में मिल करके लोहे पर हमला करते हैं तो वो रस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है वहाँ पर। ओके, तो आयरन के आर्टिकल्स को, अगर आपको आयरन, आपके घर पे आयरन का टेबल है, चेयर है, ओके, फर्नीचर है, तो उस आयरन को अगर आपको बचा कर रखना है तो आप उसको कैसे बचा कर रखोगे? तो अगर आप उस पर पेंट कर दो, किस चीज़ का? जिंक का या क्रोमियम का। अगर आप उस पर जिंक का या क्रोमियम का पेंट कर देते हो आयरन के ऊपर, तो आयरन में जब जिंक और क्रोमियम का आप पेंट करते हो तो उस पर ना ऑक्सीजन का कुछ असर होता है ना वाटर का, दोनों साथ में मिल करके कुछ नहीं कर पाते। ओके, तो आयरन जो है वो जंग से बचा रहता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक on iron is called galvanization. The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. आयरन में जिंक की जो लेयर है, आयरन में जिंक की लेयर को डिपॉजिट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। ओके, द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन के पाइप हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो पानी के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये गैल्वेनाइज किए जाते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, गैल्वेनाइज मतलब इनमें पेंट किया जाता है जिंक और क्रोमियम का, ताकि जंग ना लगे। ओके, स्टेनलेस स्टील,
जो स्टेनलेस स्टील हम घर पे स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है? वो आयरन को कार्बन और दूसरे मेटल से मिक्स करके बनता है, जैसे क्रोमियम, निकल और मैंगनीज। तो जब आप स्टेनलेस स्टील को आयरन स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? जब आयरन को कार्बन और क्रोमियम, निकल और मैंगनीज जैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को आप अगर खुले में भी छोड़ देंगे तो उस पर जंग नहीं लगती। ओके, अब चलिए हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आपने देख रखा है। समुद्र के पानी को जब आप खुले में रख दो किसी कटोरे में तो समुद्र का पानी उड़ जाएगा और नमक नमक बच जाएगा, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? सलाइन, खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इसमें नमक मौजूद होता है। ठीक है, तो इस नमक को आपको अगर निकालना है पानी से तो आपको क्या करना पड़ेगा? समुद्र के पानी को एक बड़े से पतीले में रख दीजिए, धीरे धीरे वो धूप से उड़ जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? नमक। ओके, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। Large crystals of pure substance can be formed from their solution. बड़े बड़े क्रिस्टल्स उनके सॉल्यूशन से यानी उनके लिक्विड फॉर्म से बनाए जा सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ये एक तरह का क्या है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड बनेगा यहाँ पर। इसीलिए ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ओके, यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे। ओके, तो ये चैप्टर आप लोगों का स्टूडेंट्स ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, गैल्वेनाइजेशन पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट्स हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।